हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिफरेंट लॉस लाइक अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, अगर वो रिजिड बॉडी है, तो हम फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को उसी के लाइन के एक्शन में चेंज कर सकते हैं। इससे फोर्स जो इफ़ेक्ट देगा बॉडी पर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं दैट इफ़ अ फोर्स एक्ट एट एनी पॉइंट on a rigid body, it may also be considered to act at any other point on its line of action, provided the point is rigidly connected with the body. जो फर्स्ट फिगर है, फिगर ए, इसमें जो हमारा फोर्स पी, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है? ए पॉइंट पर है। ठीक है, और इन फिगर बी जो फोर्स पी है वो पॉइंट बी पर लग रहा है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि अगर हमें इन दोनों केस में पी फोर्स के द्वारा आने वाले इफ़ेक्ट को चेंज नहीं होने देना है, तो वो कंपलसरी अपने लाइन ऑफ एक्शन में, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में ही लगना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है दैट इफ टू इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस आर एडेड टू or removed from the system of forces, there will be no change in the system and position of the body. That means what कि अगर किसी भी बॉडी पर हम दो इक्वल फोर्सेस, ठीक है, लगाते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए एंड एक ही लाइन में, कोलिनियर फोर्सेस मीन्स एक ही लाइन में एक्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा अगर वो फोर्सेस सिस्टम में आते भी हैं तो उससे उस सिस्टम के में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, बॉडी ब्लॉक जो है पहली फिगर में सिर्फ ए पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, दूसरी फिगर में जो ए पॉइंट पर P1 फोर्स लग रहा था वो तो है ही, लेकिन हमने पॉइंट बी पर P2 फोर्स एंड P3 फोर्स अप्लाई किया, लेकिन वो दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो बॉडी में ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ P1 फोर्स की वजह से ही आएगा, P2 और P3 फोर्सेस की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अगर टू इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस को सिस्टम में ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, तो इससे सिस्टम की पोजीशन में, सिस्टम में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ द लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस में क्या दिया गया है that if a number of forces acting at a point be represented in magnitude and direction, क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमें स्पेस डायग्राम में दिखाया गया, फर्स्ट फिगर जो है स्पेस डायग्राम, उसमें जैसे दिखाया गया है कि एक ही पॉइंट से P1, P2, P3, P4 फोर्सेस क्या निकल रहे हैं। ठीक है, तो उस सारे फोर्सेस को, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को, उसकी वैल्यू को और उसके डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी P1, P2, P3, P4 फोर्स को वेक्टर डायग्राम में हम दे सकते हैं कि P1 फोर्स को AB लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, P2 फोर्स को BC लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, P3 फोर्स को CD के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, CD लाइन के द्वारा, एंड P4 फोर्स को DE लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और वो क्या है, वो सारी लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, then the resultant of all these forces may be represented in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in the opposite order. तो इससे क्या कह रहे हैं कि ये सारे फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट आएगा,
इस फोर्सेस के इफ़ेक्ट का जो भी रिजल्टेंट निकलेगा उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉलीगॉन के साइड के द्वारा ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है। हमने P1 P2 P3 ने P4 फोर्स को तो वेक्टर डायग्राम, अभी वेक्टर डायग्राम देखो, वेक्टर डायग्राम में क्या दिए गए हैं, P1 P2 P3 ने P4 फोर्स को तो हमने पॉलीगॉन के साइज के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अभी आफ्टर रिप्रेजेंट ऑल दीज 4 फोर्सेस हमें वहाँ थोड़ी खाली जगह बचेगी, ठीक है, जिससे हमें क्या करना है, क्लोज्ड करना है। जो E और A जो पॉइंट है, D E तो आपने बना लिया, उसके बाद E और A वो लाइन जो है वो हमें क्लोज्ड करनी है। वो लाइन क्लोज करेंगे, वो लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और उसके डायरेक्शन को देखो, AB लाइन है, उसके डायरेक्शन AB BC CD वो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो हम ED रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सिंपली लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस हमें ये बता रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं तो उसी नंबर ऑफ फोर्सेस को हम पॉलीगॉन के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी सारे नंबर ऑफ फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसे हम क्लोजिंग साइड्स ऑफ पॉलीगॉन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास था स्पेस डायग्राम और हमने लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस के द्वारा वेक्टर डायग्राम बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या स्टेट्स कर रहा है कि इफ़ 2 फोर्सेस, कितने फोर्सेस की बात करें, 2 फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, एक ही साथ एक ही पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन वो दो फोर्सेस को हम पैरेललोग्राम के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection। चलो, ये क्या बता रहा है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की फिगर देखिए हमारे पास क्या थे, 2 फोर्सेस थे, एक फोर्स P था और Q था, ठीक है। ये 2 फोर्सेस कहाँ से, एक ही पॉइंट से निकल रहे थे, O फोर्सेस से, ठीक है। हमें क्या करना है, एज पर पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस ये दोनों फोर्सेस को पैरेललोग्राम की साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, और हम उसी के रिजल्टेंट को P और O का जो Q का जो रिजल्टेंट आएगा उसे हम R के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। वो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से पास होगा, ठीक है। और वो किस में से निकलना चाहिए, O पॉइंट से निकलना चाहिए, ठीक है। अभी वैल्यू क्या है देखिए, वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ये P और Q क्या, और ये कितने एंगल पर एक्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दिस रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अल्फा एंगल पर एक्ट करेगा, ठीक है, उतने इंक्लिनेशन पर होगा। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, tan अल्फा दैट इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। R जो है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द P एंड Q, एंड अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन द R एंड P, और यू कैन से V विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल द एंगल ऑफ R। नाउ अभी ये R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा कहाँ से आया, और tan अल्फा की वैल्यू कहाँ से आई, उसका प्रूफ यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल O, आप फिगर में साथ में देखते जाइएगा, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ODC, ओके, ट्राइंगल OD एंड C, ठीक है। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय यूज़ किया गया है, 90 एंगल ट्राइंगल OC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। OD मीन्स व्हाट, OA प्लस AD होगा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, और OA हमारा P फोर्स है और AD क्या है, तो क्या किया, जो OB है OB के द्वारा Q फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया गया है, वो बराबर उसी के पैरेलल हम
ए सी को एज अ क्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यू के दो कंपोनेंट सेपरेट किए हैं, दैट इज़ क्यू कॉस थीटा एंड क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो वहाँ से हमें ए डी जो है कि वो क्यू कॉस थीटा मिल जाएगा और डी सी जो है वो हमें क्यू साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, फिर सिंपली मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही यहाँ पी प्लस क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज क्यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ऐसे हमें आर मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा जो टेन अल्फ़ा होगा वो टेन अल्फ़ा क्या होगा, टेन मीन्स वॉट, टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट सी डी अपॉन ओ डी होगा, तो वहाँ से हमें टेन अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो कभी कभी एग्ज़ाम में आपको प्रूफ भी पूछता है, तो यहाँ से प्रूफ लिख लेना है आपको। उसके बाद हम लोग आते हैं लो ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। लो ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में हमारे पास टू फोर्सेस थे, उसी फोर्सेस को हमें पैरेललोग्राम के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया एंड एट द सेम टाइम हमने उसके रिजल्टेंट को पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया और वो डायगोनल कहाँ से पास हो रहा था, वही दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास हो रहा था। ठीक है, तो हमने वहाँ फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया बाय द पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ हमें वही करना है। लो ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस मीन्स यहाँ ट्राइंगल के साइड्स के द्वारा हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे और रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। ओके, सो प्रूफ भी साथ में है। ठीक है, सो लेट टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल एट अ पॉइंट ओ। आपको ओ पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, पी एंड क्यू। ठीक है, एज पर द ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस these forces can be drawn as the two sides of a triangle taken in order, then their resultant error is represented by their side OB of the triangle taken in the opposite order। सिंपली हमें क्या करना है, ये दोनों फोर्सेस को हमें ट्राइंगल के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो OA जो है, ठीक है, उससे हमें P फोर्सेस से रिप्रेजेंट किया और Q फोर्सेस को हमने AB से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना रखा, दैट इज़ थीटा ही है। अगर हम P फोर्सेस को आगे एक्सटेंड करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल थीटा ही होगा। सिंपली हमने क्या किया है, जो Q फोर्सेस है उसको हमने उसके पैरेलल लाके A पॉइंट से Q फोर्स को पास किया है। ठीक है, और अभी दोनों का रिजल्टेंट है उसे ट्राइंगल के थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, लेकिन डायरेक्शन कैसे रखनी है, अपोजिट रखनी है। ठीक है, एज पर द कॉसाइन रूल से हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट को, दैट इज OB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2OA AB कॉस बीटा, एंड बीटा मीन्स व्हाट, 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। ठीक है, और टेकिंग यहाँ लिखा है OA P फोर्सेस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, AB Q के द्वारा और OB R के द्वारा, और ऐसे हमें R फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट है वो, और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमने कॉसाइन रूल फार्मूला यूज़ किया है, और एंगल फाइंड करने के लिए हमने साइन रूल यूज़ किया है। एज पर द साइन रूल क्या करना है, जो फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय उसके सामने वाली साइड का एंगल, साइन इंटू सामने वाली साइड का जो भी एंगल होगा वो। फॉर एग्जांपल यहाँ OB है, ठीक है, तो OB के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, बीटा, तो OB डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और दूसरा क्या है, दैट AB, तो AB में क्या, AB तो AB के साइन का सामने वाला एंगल कौन सा है, अल्फ़ा, तो डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। ओके, तो ऐसे हमारे पास अल्फ़ा मिल जाएगा, साइन इनवर्स Q बाई R साइन बीटा होगा, दैट अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, P फोर्सेस। ठीक है, P फोर्स। तो अभी आपको इनमें से किसी भी लो में अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।